Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने सेंटेंस और क्लास के बारे में डिटेल से पढ़ने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये सेंटेंस और क्लास की लर्निंग का हमारा पार्ट 4 है। तो हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पसेस और बाय फंक्शंस। किस मकसद के लिए, किस काम के लिए कौन से सेंटेंस को यूज़ किया जाए, उसी बुनियाद पर सेंटेंसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस और पर्पसेस sentences are divided into 6 types. नंबर 1 declarative sentences, जिन्हें आप assertive sentences भी कहते हैं। नंबर 2 interrogative sentences, जिन्हें आप questions भी कह सकते हैं। नंबर 3 imperative sentences। नंबर 4 optative sentences। नंबर 5 exclamatory sentences एंड नंबर 6 conditional sentences, जिन्हें आप कंडीशनल्स भी कहते हैं। और ये बात हम आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी बता चुके हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। तो अब हम ये देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को हमने कब यूज़ करना है, हम इनको डिटेल से जानते हैं। A sentence which contains a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो, कोई स्टेटमेंट दी जाए, कोई असर्शन दी जाए, तो उस सेंटेंस को डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट देनी है तो हमें डेक्लेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करना पड़ेगा। A declarative or assertive sentence can be positive or negative. डेक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो बेशक हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो हमें डेक्लेरेटिव सेंटेंस को ही यूज़ करना है। तो डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। A declarative sentence which affirms something is called a positive or affirmative declarative sentence. ऐसा declarative sentence जिसमें किसी चीज़ की affirmation दी जाए, यानी कि किसी काम या किसी बात के बारे में बताया जाए, किसी काम के होने की खबर दी जाए, यानी कि किसी काम के बारे में ये बताया जाए कि ये काम होता है, ये बात होती है, हुई है, यानी कि हाँ की सेंस हो, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या एफर्मेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। यानी कि किसी बात की एफर्मेशन दी जाए, हाँ में बात की जाए। A declarative sentence which simply denies something is called a negative declarative sentence. और अगर हमने एक स्टेटमेंट देनी है और उसमें किसी चीज़ को डिनाई करना है हमने, यानी कि ना में बात करनी है, तो फिर हम जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे उसे हम नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं।
A declarative sentence, either positive or negative, ends in a full stop or period. Declarative sentence का end full stop पर किया जाता है और full stop को आप period भी कह सकते हैं. Declarative sentences are needed in tenses. और declarative sentences का use हम tenses में करते हैं. टेंसेस में हमें डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. तो जो हमारे 12 टेंसेस हैं उनमें जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. कुछ और भी होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की भी ज़रूरत हमें टेंसेस में पड़ती है जब हम टेंसेस में अपने सेंटेंसेस को बयान करते हैं. तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में ये चंद बुनियादी बातें जो आपने याद रखनी है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस में हम स्टेटमेंट देते हैं. जब हमने कोई स्टेटमेंट या असर्शन देनी हो तो हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे. डेक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और जो पॉजिटिव होंगे उन्हें हम पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. और उनमें हाँ में बात की जाएगी, किसी काम या बात की एफर्मेशन दी जाएगी. और जिनमें किसी काम को, किसी बात को डिनाई किया जाएगा वो हमारे नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. और डेक्लेरेटिव सेंटेंस बेशक वो एफर्मेटिव हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उनका एंड हम फुल स्टॉप पर करेंगे. और डेक्लेरेटिव सेंटेंस हमें टेंसेस में इनको हमें ज़रूरत पड़ती है इनको टेंसेस में यूज़ करने की. अब हम डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं. पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें एफर्मेशन दी जाती है, पॉजिटिव सेंस में बात की जाती है. फॉर एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर, आई हैव 2 कंप्यूटर्स, दे आर गोइंग टू कॉलेज. तो ये तीनों एग्जांपल्स पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की हैं क्योंकि इनमें किसी काम की, किसी बात की एफर्मेशन दी गई है, यानी कि काम होने का बताया गया है. अब हम नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं. शी डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट हैव 2 कंप्यूटर्स, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज. तो ये तीनों एग्जांपल्स नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की हैं और इनमें किसी चीज़ को डिनाई किया गया है, किसी काम को, किसी बात को डिनाई किया गया है. तो डिनाई करने के लिए हम नॉट का वर्ड लगाते हैं. तो एग्जांपल्स की मदद से आप डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए हैं कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनका एंड हमने किस पर करना है, और पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो जब भी हमने कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई असर्शन देनी है, तो हमने डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करना है. और अगर आपको टेंसेस आते हैं तो इन एग्जांपल्स की मदद से आप इनको अच्छी तरह समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. अब हम क्लॉजेस की टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं. क्लॉजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. क्लॉजेस 2 तरह की होती हैं, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिन्हें हम मेन या प्रिंसिपल क्लॉजेस भी कहते हैं, और ये वो क्लॉजेस होती हैं जो कंप्लीट बात करती हैं, कंप्लीट सेंस देती हैं और इनसे पूरी बात हमें समझ में आती है. और दूसरी हमारी क्लॉजेस होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, जिन्हें आप डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कह सकते हैं.
और ये वो क्लासेस होती हैं जो हमें पूरी बात नहीं बताती, पूरी बात हमें समझ में नहीं आती इनकी मदद से, और ये कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं देती। तो ये दो किस्म की हमारी क्लॉजेज़ होती हैं और ये आप ऑलरेडी जानते हैं। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेज़, इनके बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़, जिन्हें डिपेंडेंट क्लॉजेज़ भी कहा जाता है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेज़। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ होती हैं, जिन्हें आप डिपेंडेंट क्लॉजेज़ भी कह सकते हैं। A subordinate or dependent clause mostly depends on an independent or main or principal clause। जो हमारी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करती हैं। वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट क्लास के मातहत होती हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस कंप्लीट सेंस नहीं देती, कंप्लीट बात नहीं बता रही होती, तो उनके साथ मोस्टली हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूज़ करते हैं, तब हमें बात समझ में आती है। तो इसका मतलब ये कि सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस ज़्यादातर इंडिपेंडेंट क्लासेस के मातहत होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस पर डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर यू विल पास ये एक क्लाज है और ये हमारी मेन क्लाज है, इंडिपेंडेंट क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है, क्योंकि ये कंप्लीट बात, इसको अगर अलहदा भी मेंशन किया जाए तो ये कंप्लीट सेंस देगी, यू विल पास। लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर जो दूसरी क्लाज है, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये हमारी डिपेंडेंट क्लाज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना बोलें इफ़ यू वर्क हार्ड तो हमें कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आएगी, कंप्लीट बात समझ में नहीं आएगी, पूरा मतलब इसका हम पर वाज़े नहीं होगा। तो इसीलिए इफ़ यू वर्क हार्ड कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। और सबऑर्डिनेट क्लासेस के बारे में आप ये जानते हैं कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, इस क्लास के अंदर स्टार्ट में इफ़ का वर्ड आया है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ़ का वर्ड एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसीलिए इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा तक जो क्लास बनी ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास बनी, क्योंकि इसका आगाज़, इसका स्टार्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किया गया है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इससे कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आई, तो जब हमने आगे यू विल पास लगाया तो तब हमें पूरी बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट क्लास ज़्यादातर इंडिपेंडेंट क्लास पर, मेन क्लास पर, प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करती है, उसके मातहत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जब सबऑर्डिनेट क्लास आती है तो ज़्यादातर उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास हमने लगानी होती है। अब हम देखते हैं कि नाउन क्लास का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ अ नाउन क्लास, अ नाउन क्लास एक्ट्स एज अ नाउन। नाउन क्लास वही फंक्शन करती है जो फंक्शन नाउन करता है, यानी कि जो फंक्शन नाउन के होते हैं, अगर वही फंक्शन
एक क्लास करेगी तो उस क्लास को हम नाउन क्लास कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट। और सेकंड एग्जांपल है वाई यू आर स्माइलिंग इज़ अ सीक्रेट। तो नाउन क्लास को समझने के लिए ये दो एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई नो दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और उसके बाद दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है जो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो लिहाजा ये हमारी नाउन क्लास है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम नाउन ने करना होता है। तो इस एग्जांपल के अंदर नाउन का काम एक क्लास कर रही है, तो हम इसको नाउन क्लास बोलेंगे जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसी तरह हमारी जो सेकंड एग्जांपल है वाई यू आर स्माइलिंग इज़ अ सीक्रेट। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये एक राज है। तो इस एग्जांपल के अंदर वाई यू आर स्माइलिंग ये हमारी नाउन क्लास है, क्योंकि ये इस एग्जांपल के अंदर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है और सब्जेक्ट का काम नाउन करता है। तो इस एग्जांपल के अंदर सब्जेक्ट का काम एक नाउन क्लास कर रही है, एक पूरी की पूरी क्लास कर रही है। तो लिहाजा इसीलिए वाई यू आर स्माइलिंग को हमने नाउन क्लास कहा है। तो नाउन क्लास ने वही काम करने हैं जो काम नाउन के होते हैं। जो काम नाउन करता है वही काम नाउन क्लास करेगी, यानी कि जो फंक्शन नाउन के होते हैं अगर वही फंक्शन एक क्लास कर देती है तो उस क्लास को हम नाउन क्लास कहते हैं। अब हम एडजेक्टिव क्लास के फंक्शन को देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लास का क्या फंक्शन होता है। एन एडजेक्टिव क्लास एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करती है, यानी कि जो काम एडजेक्टिव का होता है, जो फंक्शन एक एडजेक्टिव ने परफॉर्म करना होता है, अगर वही फंक्शन एक पूरी क्लास परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक द बुक विच इज़ ऑन द टेबल। आई लाइक द बुक विच इज़ ऑन द टेबल। तो इस एग्जांपल के अंदर विच इज़ ऑन द टेबल, ये जो आपके सामने जिस क्लास को विच इज़ ऑन द टेबल ये क्लास है, इसको अंडरलाइन किया गया है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इस क्लास ने हमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बुक को मॉडिफाई किया है या बुक को क्वालिफाई किया है। तो बुक नाउन है, तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन को मॉडिफाई करना एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। और इस एग्जांपल के अंदर विच इज़ ऑन द टेबल ये पूरी की पूरी एक क्लास बुक के बारे में बता रही है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। बुक नाउन है, तो यहाँ पे बुक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एक पूरी की पूरी क्लास दे रही है। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना एडजेक्टिव का काम होता है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें एक पूरी की पूरी क्लास नाउन के बारे में बता रही है, तो लिहाजा इस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। तो विच इज़ ऑन द टेबल इस एग्जांपल में एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि इसने बुक को मॉडिफाई किया है और बुक एक नाउन है। तो लिहाजा ये हमारी विच इज़ ऑन द टेबल एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लास का फंक्शन क्या होता है। एन एडवर्ब क्लास एक्ट्स एज एन एडवर्ब।
एक एडवर्ब क्लास एडवर्ब की तरह काम करती है, एडवर्ब का फंक्शन प्ले करती है। कहने का मकसद ये है कि जो काम एडवर्ब करता है, जो फंक्शन एक एडवर्ब परफॉर्म करता है, अगर वही वाले फंक्शन एक पूरी की पूरी क्लास परफॉर्म कर दे तो उस क्लास को हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल वॉच अ मूवी व्हेन यू स्लीप। जब तुम सो जाओगे तो मैं एक मूवी देखूँगा। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर व्हेन यू स्लीप ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसने मूवी देखने का टाइम बताया है। व्हेन यू स्लीप इस एग्ज़ाम्पल के अंदर व्हेन यू स्लीप की जो क्लॉज है इसने हमें मूवी वॉच करने का टाइम बताया है। तो वक्त बताना या टाइम बताना एडवर्ब का फंक्शन होता है और इस एग्ज़ाम्पल में व्हेन यू स्लीप इस सबऑर्डिनेट क्लॉज ने हमें टाइम बताया है। तो टाइम बताना एडवर्ब का फंक्शन है। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमें टाइम बताने का काम एक पूरी क्लास ने करके दिया है, टाइम एक पूरी क्लास ने बताया है, तो लिहाजा इस क्लास को हम एडवर्ब क्लास कहेंगे क्योंकि इसने टाइम बताया है और टाइम बताना एडवर्ब का काम है। तो इस पूरी की पूरी क्लास ने टाइम बताया है तो इस क्लास को हम एडवर्ब क्लास कहेंगे क्योंकि इसने एडवर्ब का फंक्शन प्ले किया है। तो सेंटेंस और क्लास की लर्निंग को हम जारी रखेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।